महाराष्ट्र की सियासत है, खींचतान कैसे नहीं होगी। बड़ी मुश्किलों से सरकार बनी है और सरकार में कॉम्प्रोमाइजेस भी बहुत सारे हुए हैं, खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। पहले से ही कहा जा रहा है कि बाहर से सब कुछ कितना भी अच्छा लगे, अंदर खाने सब ठीक चल रहा है, ये पूरे कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कह सकता है। हालांकि चंद्रकांत पाटिल तो पहले ही कह चुके थे कि भारी मन से मुख्यमंत्री बनाया है। अब क्या मुख्यमंत्री पर डिप्टी सीएम भारी पड़ रहे हैं, कैसे, इस रिपोर्ट में समझेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि मंत्रालयों के बंटवारे में किसकी चली है, यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इतने समय तक मंत्रालय में किसी को भी विभाग मिलने या किसी को भी मंत्री बनाने में इतना समय क्यों लग रहा था। हालांकि बराबर पर बात हुई। पहले कहा जा रहा था कि अब बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां भी बागी गुट की चलती दिखाई दी। लेकिन कैसे देवेंद्र फडणवीस अपने तरीके से सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको दोनों चीजें देखना है। उनको मंत्रालय भी संभाल के रखना है, साथ ही साथ ये गठबंधन भी संभाल के रखना है और विपक्ष के खिलाफ भी खड़े होना है। बहरहाल जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं उससे तो यह स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस इसमें 20 साबित हुए हैं और शिंदे 19। इसके साथ ही यह भी साफ हो चुका है कि भले ही भाजपा ने उन्हें शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद दिया है, लेकिन बाकी मामलों में फ्री हैंड दिया गया है, यानी सरकार में चली उन्हीं की है। शिंदे की यही तो नाराजगी थी उद्धव ठाकरे से कि वो मुख्यमंत्री तो बन गए, चलती किसकी है, शरद पवार की। किसको मिले थे बड़े मंत्रालय, एनसीपी को, ये शिकायत थी। बहरहाल ये शिकायत अभी बरकरार है, नहीं है, आने वाले दिनों में क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस 20 साबित हुए हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे इस रिपोर्ट में। आज घोषित शिंदे सरकार के विभागों के बंटवारे पर नजर डालें तो फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक साफ देखने को मिलेगा। असल में एनसीपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना को सीएम पद देकर अहम विभाग अपने पास रखे थे। अब भाजपा के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि फडणवीस ने उन 4 विभागों को अपने पास रखा है, 4 विभाग, जी हां, जो एनसीपी के 4 बड़े नेताओं के पास थे। इसमें अजीत पवार का वित्त मंत्रालय, दिलीप वलसे पाटिल का होम, जयंत पाटिल का जल संसाधन और जितेंद्र आवाड का आवास विभाग अपने पास रखा है। बेशक मुख्यमंत्री शिंदे हैं, लेकिन सबसे ताकतवर मंत्री कौन से दिखाई देते हैं विभागों के लिहाज से, देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि आमतौर पर ये वो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जो या तो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं या किसी बड़े कद के नेता के पास में रहते हैं। और अगर वित्त, गृह सब एक के पास है तो समझा जा सकता है कि ताकत बराबर की देखने को मिल रही है। हालांकि शिंदे ने भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया, वो खुद भी कहते रहे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लायक है। देखिए, झगड़ा यहां पर इस बात का नहीं था। बात यह है कि ये इनिशिएटिव बीजेपी का है या एकनाथ शिंदे गुट की मांग थी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने कम से कम यही इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये फैसला बीजेपी ने सोच समझ कर लिया है। वो ये नहीं दिखाना चाहती कि हमने सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना ली। हमने तो शिवसेना की ही सरकार बनाई है, उन्हीं को समर्थन दिया है। अब सरकार में शामिल होने भी एक मजबूरी हो गई, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि सरकार को बाहर से नहीं चलाया जा सकता, साथ में शामिल होना पड़ेगा। कैसे? मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाए देवेंद्र फडणवीस। लेकिन उप मुख्यमंत्री बन जाए वो व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका, अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है, ये थोड़ा अजीब लगता है। लगा भी, खुलकर बोला है बीजेपी के लोगों ने। लिहाजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या फडणवीस की ताकत बराबर की दिखाई दे, इसके लिए उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। इस तरह से देखा जाए तो शिंदे फडणवीस सरकार की कैबिनेट में बीजेपी ने ज्यादातर मलाईदार, जैसा पहले कहा जाता था, ये महाआघाड़ी की जब सरकार चल रही थी तब इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल हुआ कि मलाईदार विभाग रख लिए गए हैं। हालांकि राजनीति में बड़ा अजीब लगता है सरकारें चलाने में, मलाईदार से मतलब क्या है, किस तरह की मलाई मिलती है यहाँ। लेकिन फिर भी जो बड़े मंत्रालय हैं, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वो बीजेपी के नेताओं के पास हैं, जो ये बताता है कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस 20 साबित हुए हैं। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे किसको क्या मंत्रालय मिले हैं। ये सभी विभाग ऐसे हैं जिनका आम जनता से सीधा ताल्लुक है। इन विभागों को अपने पास रखने के साथ ही भाजपा ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। भाजपा के पास ये विभाग होने से महाराष्ट्र में आम लोगों से उसका संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही जनहित के फैसलों को लागू करते हुए भाजपा यहां पर पार्टी विस्तार की अपनी पॉलिसी पर भी काम कर सकेगी।
हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया कि बात सरकार बनाने की है ही नहीं। बीजेपी 2.5 साल तक विपक्ष में रही, हालांकि जब जीत कर आई थी तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई थी, और कायदे से देखा जाए तो ये गठबंधन यानी शिवसेना और बीजेपी सरकार बना भी सकता था, लेकिन शिवसेना अड़ गई और बीजेपी भी अपनी जगह पर डटी रही, लिहाजा सरकार नहीं बन पाई थी और बीजेपी को बड़ी जीत के बाद भी, ज्यादा सीटों के बावजूद भी विपक्ष में बैठना पड़ा था। अब सत्ता पक्ष में आने का मौका मिला है, आगामी चुनाव की तैयारी की जा सकती है, जनता के बीच एक मैसेज दिया जा सकता है। अगला चुनाव तो शिवसेना के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल दिखता है। हाँ, अगर शिवसेना शिंदे को मिल जाती है तो बात कुछ और है, और इसी के प्रयास कर रहे हैं बीजेपी भी, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ तो बीजेपी की कोई पटरी बैठती दिखाई नहीं दे रही आने वाले दिनों में, अगले चुनाव के पहले। बहरहाल महाविकास आघाड़ी सरकार में यह खेल एनसीपी खेल रही थी। अब फडणवीस ने भी बड़े ही सधे अंदाज में यह चाल चली है, ऐसा कहा जा सकता है। विभागों के बंटवारे पर नजर डालें तो भाजपा बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। भाजपा कोटे के मंत्रियों को दिए गए विभागों का कुछ ब्यौरा भी देख लेते हैं, इससे कुछ अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के विभाग हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया, वित्त और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग तो खुद देवेंद्र फडणवीस के पास है। अब राधाकृष्ण विखे पाटिल बड़ा नाम है, पहले भी कह रहे थे कि इनको कोई बड़ा मंत्रालय या पोर्टफोलियो मिल सकता है। राजस्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, ये किसी भी राज्य की इकोनॉमी को चलाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी विकास, ये दो महत्वपूर्ण विभाग राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास हैं। सुधीर मुनगंटीवार, ये भी बड़ा नाम है बीजेपी का, पहले ही कहा जा रहा था कि इन्हें भी कोई बड़ा विभाग मिलेगा। वन, सांस्कृतिक मामले, मत्स्य पालन, ऐसे 3 महत्वपूर्ण विभाग इनको सुधीर मुनगंटीवार को दिए गए हैं। चंद्रकांत पाटिल, जिन्होंने कहा था भारी मन से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, दुखी हैं और बीजेपी को बड़ा जवाब देने पड़ गए थे, उन्हें दिया गया है उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा और संसदीय कार्य। ये महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो बीजेपी के इन बड़े नेताओं को मिले हैं, और देवेंद्र फडणवीस को तो मिला ही है वित्त और गृह मंत्रालय, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर विजय कुमार गावित की, आदिवासी विकास इनको दिया गया है। गिरीश महाजन एक और बड़ा नाम है, ग्राम विकास और पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, ये सब गिरीश महाजन को मिला है। अतुल सावे, इनको सहकार और अन्य पिछड़ा और बहुजन कल्याण का विभाग मिला। ये सहकार विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से। मंगल प्रभात लोढ़ा, पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता, महिला और बाल विकास जैसे सारे महत्वपूर्ण विभाग मंगल प्रभात लोढ़ा को मिले। हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं जहां बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस के पक्ष के जितने बड़े चेहरे हैं उनको कौन से बड़े बड़े पद मिले हैं। रविंद्र चव्हाण, लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़ दे तो ये इनको दिया गया है। इसके अलावा और भी विभाग हैं इनके पास, रविंद्र चव्हाण के पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण। इसके अलावा सुरेश खाड़े, कामगार। अब देखिए आप, ये आपने जितने विभाग सुने हैं इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको कितने महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी ने बहुत सारे समझौते किए हैं। ये बात तो तय मानी जा रही थी कि बागी गुट हावी रहेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है, तादाद कम है लेकिन सरकार बनाने की चाबी इनके पास है, और इनमें से कोई भी नाराज होकर दोबारा उद्धव ठाकरे के पास जाता है तो सरकार तो खतरे में आएगी आएगी। ये जो शिवसेना को अपनी तरफ लेने की एकनाथ शिंदे की लड़ाई चल रही है, ये भी कमजोर पड़ जाएगी। दरअसल इस वक्त दोनों ही गुट अपने आप को असली साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दस्तावेजों में संख्या बल के आधार पर एकनाथ शिंदे मजबूत दिखाई देते हैं। विधायक हैं, सांसद होने का दावा है, पार्षद हैं, कार्यकर्ताओं को जुटाने में लगे हुए उद्धव ठाकरे दूसरी तरफ। ठाकरे नाम है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, आम लोग हमारे साथ हैं, मतदाताओं का हम पर भरोसा है जैसी बातें कह रहे हैं, लेकिन दस्तावेजी तौर पर विधायक किसके साथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, सांसद किसके साथ है बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि कई ऐसे नेता जो उद्धव ठाकरे के बेहद नजदीकी रहे थे वो भी धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के साथ नजदीकियां बढ़ाते दिखे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि एकनाथ शिंदे आने वाले दिनों में असली शिवसेना पर कब्जा कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें तो शिवसेना में रहना, शिवसेना किसकी होती है इसकी लड़ाई को वो देख रहे हैं बाहर बैठकर। अब मान लीजिए जरा भी पलड़ा अपना भारी कर लेते हैं उद्धव ठाकरे तो क्या होगा नतीजा? निश्चित तौर पर जितने नाराज लोग हैं वो यहां जा सकते हैं। बहरहाल
जहां तक मंत्रालयों के बंटवारे का सवाल है, बेशक उप मुख्यमंत्री जरूर बने देवेंद्र फडणवीस, लेकिन इसके बावजूद अगर विभागों के लिहाज से, मंत्रालय के लिहाज से देखा जाए, उनके महत्व के लिहाज से देखा जाए, तो महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको मिले हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस के पास उप मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, इसके अलावा गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो बताते हैं कि बेशक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो हैं 19 ही, और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होते हुए भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं, यानी वो 20 पड़ते हैं एकनाथ शिंदे पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।